हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। और उसमें आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के उदाहरण, सबसे पहला जो उदाहरण होता है वो है श्वसन। श्वसन रिस्पिरेशन, ये बड़ा सा रहेगा, ठीक है, बड़ा सा श्वसन। अब देखिए, श्वसन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अपक्रिया होती है जो जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा मुक्त करती है। हम जब भी वायु में सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा वहाँ पर उपस्थित हजारों सूक्ष्म वायु कोषों से होकर गुजरती है और वहाँ हमारी जो रक्त होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में विद्यमान हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर शरीर की असंख्य कोशिकाओं में वो पहुँच जाती है और इन कोशिकाओं में श्वसन होता है। साथ ही ग्लूकोज के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न होते हैं। उसका रिएक्शन देखिए, सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। C6H12O6 जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, इसका दहन होता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और उत्पन्न होती है ऊर्जा। ठीक है, तो श्वसन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज का दहन होता है ऑक्सीजन से और क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा। तो इस प्रकार श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिस अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो चलिए इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे क्रियाओं में उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा जिसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी, और इसको सिंबल्स दिखाया जाता है HP, यानी उत्पाद का जो सिंबल होता है वो होता है HP। तो उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा जिसको एंथैल्पी भी कहा जाता है और उसको दिखाया जाता है HP से, वह जो होती है वह अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा जिसे दिखाया जाता है एंथैल्पी HR से कम होती है, जिसके कारण डेल्टा H का मान निगेटिव होता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है और इन अपक्रियाओं में जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनकी जो एंथैल्पी होती है, यानी उनकी जो पूर्ण ऊष्मा होती है, वह अभिकारकों की एंथैल्पी से कम होती है, यानी कि HP इज लेस देन HR। ठीक, और जब डेल्टा H निकालेंगे, यानी इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो चूंकि डेल्टा H इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और जब HP का मान HR से कम होगा तो जो रिजल्ट आएगा डेल्टा H का वह आएगा निगेटिव। ठीक है, यानी कि अगर कोई रासायनिक अपक्रिया लिखी जाती है और वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है तो उसमें अगर डेल्टा H का मान लिखा जाएगा तो किस में लिखा जाएगा? वो उसका मान कैसा होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, इसको कुछ उदाहरणों से देखते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के उदाहरण, जैसे देखिए H2Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसें आपस में मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रही हैं और क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है 14 किलो कैलोरी। ठीक है, या अगर हम इतनी रिएक्शन, यहाँ तक रिएक्शन की बात करें तो यह सिंपल रिएक्शन हो गया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसें मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाई और 44 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई। ठीक है, ये सीधे तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन अगर इसको डेल्टा H के रूप में प्रस्तुत करना हो तो डेल्टा H इक्वल टू लिखा जाएगा यहाँ पे -44 किलो कैलोरी। ठीक है ना। तो अगर समीकरण को केवल इतना लिखना हो तो यह भी अपने आप में सही है, लेकिन अगर हम इस तरह ना लिख करके कुछ इस तरह से लिखें कि H2 + Cl2 इक्वल टू 2HCl और प्लस, या इसको लिख देंगे डेल्टा H इक्वल टू -44 किलो कैलोरी। ठीक है ना। तो जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और 94 किलो कैलोरी उसमें उत्पन्न हो रही है। अगर इसको डेल्टा H के रूप में लिखा जाएगा तो डेल्टा H इक्वल टू -94 किलो कैलोरी। इसी तरह से थर्ड रिएक्शन 2H2 + O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के H2O लिक्विड बना रहे हैं और
136.8 किलो कैलोरी उसमें उत्पन्न हो रही है। अगर इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू -136.8 किलो कैलोरी। ठीक है, यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में जब भी डेल्टा एच का मान लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, नेगेटिव में लिखा जाएगा। अब बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। इंडोथर्मिक रिएक्शंस जस्ट अपोजिट होती हैं एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी जबकि यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाओं में उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा यानी एंथैल्पी Hp अभिकारकों की कुल ऊष्मा यानी एंथैल्पी Hr से अधिक होती है, यानी कि Hp इज ग्रेटर देन Hr, जिसके कारण डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है। यानी डेल्टा एच का मान हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे चूंकि Hp का मान क्या है, एंथैल्पी Hp अभिकारकों के कुल ऊष्मा से अधिक है, यानी कि Hp का मान ज़्यादा है, Hr का मान कम है, तो यह डेल्टा एच का मान कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में डेल्टा एच का मान जब लिखा जाएगा तो कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण दिए गए हैं। N2 + O2 2NO -43.2 किलो कैलोरी। ठीक है, अगर इतने तक की बात की जाए तो सीधे सीधे लिखा जाए कि N2 और O2 मिलकर के नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं और 43.2 किलो कैलोरी इसमें अवशोषित हो रही है। लेकिन अगर डेल्टा एच के रूप में लिखा जाएगा तो ये वैल्यू लिखी जाएगी पॉजिटिव में, डेल्टा एच इक्वल टू +43.2 किलो कैलोरी। H2 + I2 दो गैसें मिलकर के HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और -12 किलो कैलोरी उष्मा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। माइनस सिंबल क्या बता रहा है कि उष्मा अवशोषित हो रही है। अगर डेल्टा एच के रूप में लिखेंगे तो लिखा जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू +12 किलो कैलोरी। इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के C2H2 कंपाउंड एस्टिलीन बना रहे हैं और कितनी उष्मा अवशोषित हो रही है, 11 किलो कैलोरी। माइनस सिंबल बता रहा है कि उष्मा अवशोषित हो रही है। अगर डेल्टा एच के रूप में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा +11 किलो कैलोरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा उपचयन अभिक्रियाओं का उदाहरण। दूसरा उदाहरण है संक्षारण, कोरोजन। परिभाषा देखते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। देखिए आपने अवश्य देखा होगा कि जब लोहे की बनी कोई नई वस्तु आप खरीदते हैं तो चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन वस्तुओं पर क्या होता है, लोहे की उन वस्तुओं पर क्या होता है, लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, इसी तरह से कुछ अन्य धातुएं भी हैं, जैसे चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है कुछ दिनों के बाद। इसी तरह से तांबे की कोई वस्तु आप खरीदिए, शुरू में चमकती रहती है लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, उस पर हरे रंग की परत दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो यही क्रिया होती है संक्षारण। यानी कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। जैसे देखिए, अगर लोहे की कोई वस्तु रखी हो और उसके आसपास नमी हो या हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ हमारा जो लोहा होता है वो रिएक्शन करके जल योजित फेरिक ऑक्साइड ये यौगिक बना लेता है और इसी को हम लोग कहते हैं जंग, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट, है ना। इसमें फेरिक ऑक्साइड बन रहा है लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारा H2O का अणु भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग जल योजित फेरिक ऑक्साइड, या इसको दूसरे तरीके से बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट। ठीक है, तो यह जंग का सूत्र है। अब संक्षारण अगर किसी धातु में हो रहा है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। संक्षारण रोकने की विधियाँ, हम उस धातु पर तेल लगा दें, ग्रीस लगा दें, या उस धातु पर पेंट कर दें, या उसका टिनीकरण कर दें, है ना, उस पर टिन की एक लेयर चढ़ा दें, या हम उस पर बलिदानी परत या गैल्वेनीकरण द्वारा संक्षारण को रोका जा सकता है। ठीक है, गैल्वेनीकरण करके भी हम लोग उस पर एक लेयर बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम धातु और वायु का डायरेक्ट संपर्क न होने दें, जिससे कि ऑक्सीजन उस धातु से क्रिया न करने पाए और उसका संक्षारण न हो पाए। ठीक है, अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट उपचयन अभिक्रियाओं का जो कि हमारे दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं वो है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या होती है,
तैलीय खाद्य सामग्री अथवा वसायुक्त पदार्थों को जब हम लंबे समय तक रखते हैं तब उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। प्रायः तेलीय व वसायुक्त खाद्य पदार्थों में यह क्रिया होती है। जब हम उसको बहुत समय तक रख देते हैं तो उनमें एक अजीब तरह की गंध होने लगती है, यानी कि वो खराब होने लगते हैं। और उसको रोकने के लिए, ताकि ये चीज़ें हमारी न खराब हों, जिनमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग कुछ पदार्थ मिला देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंटीऑक्सीडेंट्स। यानी खाद्य पदार्थ हमारे जल्दी न खराब हो, उनमें विकृत गंधिता न हो, उसके लिए रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिला देते हैं। यह क्या करता है, उन खाद्य पदार्थों में होने वाली उपचयन अभिक्रिया को रोक देता है, ऑक्सीजन से उनका संपर्क नहीं होने देता। ठीक है। विकृत गंधिता के बचाव के कुछ और भी उपाय हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखा जाता है ना, ताकि उसमें हवा प्रवेश न कर पाए, जिसके कारण ऑक्सीकरण न होने के कारण इनका बचाव हो पाता है। दूसरा उपाय क्या है, यदि हम खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका बचाव किया जा सकता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के भीतर ताप कम होने के कारण वस्तुएं ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाती। इसी प्रकार जो आलू के चिप्स उप्स आते हैं मार्केट में, है ना, और या इसी प्रकार की अन्य खाद्य सामग्री जो पैकेट्स में आती हैं, उन थैलियों में, उन पैकेट्स में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वायु के स्थान पर क्या होती है, नाइट्रोजन। पूछा जाता है कि चिप्स की थैलियों में वायु, जो हम लोग अक्सर आपने देखा होगा, आप चिप्स का पैकेट लें तो उसमें थोड़ा ही चिप्स होता है और बाकी सब क्या होती है, गैस होती है। वो कौन सी गैस होती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस अक्रिय होने के कारण खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाती है और वो जल्दी खराब नहीं होते। ठीक है। तो ये विकृत गंधिता से बचाव के उपाय हैं। तो आज हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स क्लियर किए। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।